वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलिज्म के बारे में। जितने भी पीवाईक्यूज इस टॉपिक से आए हैं और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस फ्यूचर में बन सकते हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो यही सोचना है हमें कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करना क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि उसको जानना था कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे हेरिडिटी है, कि किस तरह से पेरेंट्स से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है और वो भी विद सिमिलर फीचर्स। तो उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स, अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ प्रिंसिपल बनाए जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोलते हैं। तो उनकी हिस्ट्री जानते हैं जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हर साल रहते हैं। पहली हिस्ट्री में ये आता है कि मेंडल का जो बर्थ है वो हुआ 1822 में। अब 1822 अगर आपको याद हो गया तो आपको आगे के सारे ईयर्स याद हो जाएंगे। 1822 में मेंडल का बर्थ हुआ। उस बर्थ के 34 ईयर्स के बाद मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। और वो एक्सपेरिमेंट किस पर स्टार्ट किया उन्होंने, पी प्लांट पर, जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं। द साइंटिफिक नेम इज पाइजम सैटिवा। अब इसके ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। कितने साल के बाद, 34 ईयर्स के बाद। और ये जो 34 ईयर्स के बाद जो ईयर आता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 34 याद है, जस्ट बेसिकली ऐड करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कंप्लीट 7 ईयर्स तक रखी, 7 साल तक इस स्टडी को किया। इट मींस इन 1863 मेंडल ने अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया। जो भी उसको रिजल्ट्स बनाने थे उसने 1863 तक रिजल्ट्स बना लिए और जस्ट 2 साल के बाद उसने उस रिजल्ट को क्या कर दिया बेटा, पब्लिश कर दिया। पब्लिश का मतलब है कि साइंटिस्ट जाने कि उसने किस बारे में स्टडी करी और उसके लिए उसने एक कंप्लीट पेपर लिखा और उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये नहीं आ सकता बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, पर यू शुड रिमाइंड द ईयर्स कि कब बर्थ हुआ, कब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। 7 साल तक उसने एक्सपेरिमेंट किए और 1865 में उसने वर्क को पब्लिश किया। पर पब्लिश करने के बाद देखा उसने कि जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसके वर्क की कोई भी सराहना नहीं हुई, मीनिंग कि उसके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। इट मींस 1884 तक उसका जो वर्क था बेटा रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, किसी ने भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एंड इन 1884 वो मर गए। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितने इयर्स के गैप के बाद उनकी डेथ हुई। इन 1900 देखो एक नॉर्मल सी है कि हमें जीरो वाली फिगर्स बहुत जल्दी याद होती है। तो इन 1900 आफ्टर 16 इयर्स ऑफ मेंडल डेथ, मेंडल की डेथ के 16 इयर्स के बाद बेटा 3 साइंटिस्ट आए और यही 3 साइंटिस्ट को आप अपना गुरु मान लो। मेंडल तो गुरु है, पर अगर ये साइंटिस्ट नहीं होते तो आज हम मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हम नहीं जान पाते। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको इन 3 साइंटिस्ट ने रीपब्लिश किया। कौन से ईयर में, इन 1900 एंड आफ्टर 16 इयर्स। कौन थे वो साइंटिस्ट, पहला नाम है कार्ल कॉरेंस, सेकंड है हुगो डे वेरीज एंड थर्ड है एनरिच वॉन टेशमार्क। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, कोरेंस, वेरीज एंड टेशमार्क, कोरेन, वेरीज एंड टेशमार्क, कोरेंस, वेरीज एंड टेशमार्क, जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीपब्लिश किया 16 साल के बाद जब मेंडल मर चुके थे। और वो जो ईयर है पब्लिशिंग ईयर दैट इज 1900। और अगर आपको मैं यहाँ एक और इंफॉर्मेशन दूं, जो मेंडल के लॉज हम पढ़ते आते हैं, 10th में भी हमने पढ़े, उसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट लॉज है जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज गिवन बाय द कार्ल कॉरेंस। अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर आप पढ़ाई सही से कर रहे हो तो मुझे ये बताओ इन लॉज में से किस लॉ की कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप ये जानते हो तो आप सही जा रहे हो, इफ यू डोंट नो तो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में इस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस लॉ की एक्सेप्शन गिवन है, किस लॉ की एक्सेप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है कि मेंडल ने जो वर्क किया, यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जस्ट मार्क इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ मेनी इयर्स मेंडल एक्सपेरिमेंट रिमेन हिडन। अब बात आती है मेंडल ने क्या वर्क किया था, ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, जिसने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं या आपको जानना है कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो यू शुड लर्न दैट इन माय अनदर लेक्चर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो मेंडल का वर्क है उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे और 7 कैरेक्टर्स की क्या चूज किए थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चूज किए थे। पर यहाँ स्पेशल क्या है, जानना क्रोमोसोम नंबर के बारे में। अगर मैं कहूँ कि जो मेंडल ने पी प्लांट चूज किया था, अगर हम उसका हैप्लॉइड कंटेंट देखें, सो दैट कंटेन द 7 क्रोमोसोम। हैप्लॉइड कंटेंट में कितने थे, 7। तो अगर पी प्लांट की सेल का कंटेंट देखें तो सेल्स क्या होती है, प्लांट की डिप्लॉइड। पी प्लांट की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सेल्स हमारी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। अब डिप्लॉइड जो है,
डिप्लॉयड सेल का मतलब है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 14, बट हम लिखेंगे कैसे 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज एक पेयर की एक क्या प्रेजेंट होगी, कॉपी प्रेजेंट होगी। और इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिप्लॉयड हैप्लॉयड में सीखा था कि एक कॉपी मदर से आती है और एक कॉपी फादर से आती है। ऐसे ही प्लांट में जब क्रॉसिंग होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एक प्लांट को हम फीमेल प्लांट मानते हैं और एक प्लांट को हम क्या मानते हैं, मेल प्लांट मानते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उसमें हम ये वाला ग्राफ हमने रीड किया था, दैट इज सीड शेप कौन सी थी, राउंड रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर वायलेट व्हाइट। तो यू शुड रिमेंबर कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा और इसमें रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। तो डोमिनेंट ट्रेट को लिखने का तरीका भी आपको पता है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और रिंकल्ड के लिए उसी लेटर का हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल वर्ड यूज करते हैं या स्मॉल लेटर हम यूज करते हैं। ओके, सो यू शुड रिमाइंड दिस टेबल। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे उन्होंने दिया गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, मेंडल स्टडीज 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। बिल्कुल सही है, मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के स्टडी किए थे इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, और उन्होंने प्रपोजिशन दिया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। उन्होंने क्या किया था, 7 कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ये लैंग्वेज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो 7 कैरेक्टर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वेयर सीड शेप एंड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप एंड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट उन्होंने स्टडी किया था। आई होप ये सारे गिवन है हमारे स्टार्ट के अंदर, और उन्होंने इन्हीं के ऊपर स्टडी की थी। इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। उन्होंने करेक्ट आंसर के बारे में पूछा है, तो आई थिंक दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। लेट्स सी, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट, नो। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, नो। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, नो। सो आवर आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं कि ये जो मेंडल था इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे। तो सबसे बड़ी लाइन आती है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स। सबसे चैलेंजिंग तो मेंडल के लिए क्या था, प्योर पेरेंट्स सिलेक्ट करना। अब यहाँ पर बहुत बच्चों को नहीं पता होगा प्योर पेरेंट्स क्या होते हैं। प्योर पेरेंट्स का मतलब क्या है, मान लो बेटा कि ये एक जीन है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, ये जीन है। अब इस पेरेंट की जब हमने क्रॉसिंग करी किसी और पेरेंट के साथ, तो यहाँ पर एक लेटर अलग हो गया, हम लेटर के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, भूल जाओ जीन वगैरह। ये कैपिटल टी था, इसको हमने क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके जो बच्चे होंगे उसमें चांसेस है स्मॉल टी आने के। पर मेरा जो प्लांट था मुझे वो कैपिटल टी ही चाहिए, कैपिटल टी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अगर मेरे प्लांट में इम्प्योरिटी आने के चांसेस है स्मॉल टी के, तो ये बेटा प्योर पेरेंट्स की लाइन नहीं है। अब प्योर पेरेंट्स की लाइन कैसे बना सकते हैं, अगर मैं कहूं ये जो स्मॉल टी था, ये स्मॉल टी इस फॉर्म में आया बेबी के अंदर, तो बेबी के अंदर स्मॉल टी इस फॉर्म में आया, पर इसका जो फिनोटाइप है वो रहेगा तो टॉली। फिनोटाइप क्या रहेगा, टॉल ही रहेगा। इसको हमने फिर से एक टॉल दिखने वाले से क्रॉस कर दिया, मुझे नहीं पता भाई वो टॉल कैपिटल टी से था, कैपिटल टी स्मॉल टी से, पर मैंने अपनी खोज जारी रखी, मैंने बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करती रही। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस जनरेशन में कि आप इसकी क्रॉसिंग जब सेल्फ क्रॉसिंग करोगे, सेल्फ क्रॉसिंग का मतलब किसी और प्लांट को चूज नहीं करना, आपको उसी प्लांट के सीड्स को चूज करना है, तो वहां पर जितने भी सीड्स होंगे वो क्या रहेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी ही रहेंगे विद सेल्फ पॉलिनेशन। जो हमारा जीन हमें नहीं चाहिए था वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, या वो हमारी पॉपुलेशन से हट जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्योर लाइन बोलते हैं, या प्योर प्लांट, जहां पर हमें कोई इंप्योरिटी, किसी और जीन की इंप्योरिटी नहीं चाहिए। तो मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब देखो लिखा भी होगा डेफिनेशन में, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज अ प्लांट वैरायटी दैट अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन एंड शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ट्रेट का मतलब कि जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो स्टेबल रहना चाहिए, ऐसा नहीं इसको कोई आकर इंप्योर कर दे। इनहेरिटेंस का मतलब प्रोसेस, आपको पता है हेरिडिटी की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन, और बेटा इसके ऊपर पीवाईक्यू भी आ चुका है 2022 में, वो भी हम देखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार मेंडल ने प्योर पेरेंट्स को सिलेक्ट किया था। सेकंड, प्योर पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। थर्ड, ट्रू ब्रीडिंग लाइन कैसे बनती है, सेल्फ पॉलिनेशन से बनती है। फोर्थ, याद रखना ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन, वहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, चलो मेंडल को मिल गई ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब कि मेंडल को राउंड सीड चाहिए थे, और राउंड सीड आते कैपिटल आर से। राउंड सीड किससे आते हैं, कैपिटल आर से, और उसको रिंकल सीड चाहिए थे स्मॉल आर से। तो ये जो राउंड सीड वाले प्लांट है, ये प्लांट उसने बनाए कैसे, सेल्फ पॉलिनेशन करके। ऐसे ही
वाले उसको प्लांट चाहिए थे, तो वो कैसे बनाए? सेल्फ पॉलिनेशन करके। जब उसके पास प्योर प्लांट्स आ गए, अब वो करना चाहता है मिक्सिंग वाले एक्सपेरिमेंट। वो देखना चाहता है कि जब मैं प्योर जीन्स को मिक्स कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो प्योर प्लांट्स बनाने के बाद अब उसने मिक्सिंग कैसे करी, और मिक्सिंग करने का मतलब, उस प्रोसेस का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस इन विच वी मिक्स या वी क्रॉस द प्लांट्स बाय डूइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये उसने प्योर प्लांट्स में की। क्या मैं ये लिख सकती हूँ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन वन जीन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मेंडल ने एक जीन के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में क्या की थी? हाइब्रिडाइजेशन की थी। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। एक जीन के, मेंडल ने एक जीन के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में क्या की थी? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की थी। और इसी को ही हम आज के टाइम पर क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, जहां पर हम एक जीन के अंदर उसके डिफरेंट ट्रेट्स के अंदर मिक्सिंग करके देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये मिक्सिंग की कैसे? मिक्सिंग की उसने बेटा थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसको हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। अब जो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था उसने क्या किया, जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि हमें राउंड सीड वाला प्लांट चाहिए था, तो हमारे पास राउंड सीड वाला प्लांट आ गया। इट मींस ये प्लांट जब ग्रो होगा तो इसके जो सीड्स आएंगे वो कैसे सीड्स आएंगे? राउंड सीड्स आएंगे। अब जो ये प्लांट है, पी का प्लांट बेटा बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब कि उसके ऊपर मेल गैमेट भी है और उसके ऊपर फीमेल गाइनोशियम भी है, मतलब सेमन भी है और गाइनोशियम भी है। अब फर्स्ट टर्म ये है कि अगर मुझे यहाँ पर स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड सीड वाला जो प्लांट है, उस प्लांट का कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर क्या करवाना है? मिक्स करवाना है। आप कोई भी प्लांट चूज कर सकते हो, पर जो भी आप चूज करो, जैसे अब कहने का मतलब क्या है, जैसे राउंड है तो राउंड प्लांट का मेरे को यहाँ पर इसकी गाइनोशियम चूज करनी है, तो गाइनोशियम चूज करनी है, तो मेरे पास यहाँ खतरा है कि भाई इसकी पोलन ना गिर जाए और मेरा एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कंडक्ट करवाई? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब भाई इसको हटाओ। इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी। उसके पोलन ग्रेन बनाने से पहले ही मैंने इसको रिमूव कर दिया, और जिससे हम क्या प्रिवेंट कर लेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर लेंगे। तो जैसे हमने इसको रिमूव किया तो हमारी गाइनोशियम अब बची हुई है कि वो राउंड तो हमें लाकर नहीं देगी अभी, अगर हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। बचा लिया हमने इसकी सेल्फ पॉलिनेशन से। अब सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के बाद हमें खतरा हो गया भाई एयर से भी उड़कर आ जाएगी कोई पोलन, उससे हम कैसे बचाएं? तो वहां पर माली ने एक पॉलिथीन ली और इस पॉलिथीन से इस पूरे फ्लावर को क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो इस जो कवरिंग ऑफ फ्लावर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बैगिंग बोलते हैं। बैगिंग से कवर करने का मतलब टू प्रिवेंट या टू अवॉइड अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। ये करने के बाद हमने टैगिंग भी की। टैगिंग स्टेप आपने नहीं पढ़ा होगा, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। तो टैगिंग से इमैस्कुलेटेड एंड बैग्ड फ्लावर टैग बाय राइटिंग डेट एंड टाइम, उसके ऊपर डेट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। ये करने के बाद रिंकल्ड फ्लावर की जो हमारे पास पोलन ग्रेन होगी, वो पोलन ग्रेन को हम कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने की एक्टिविटी के बाद हम क्या करेंगे? इसको बैग को हटाएंगे और उस पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट कर देंगे ब्रश के थ्रू। Dusting of pollen grain on carpel of round seed giving plant. हमने इसके ऊपर क्या कर दिया? डस्ट कर दिया। तो डस्टिंग का मतलब पोलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम डिजायर्ड प्लांट। मुझे रिंकल्ड प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करनी थी तो मैंने उसकी पोलन ग्रेन ली। आई डस्टेड ऑन सिलेक्टेड बैग्ड कार्पल बाय ब्रश। ब्रश करने के बाद आप क्या करोगे? ये प्लांट ग्रो होएगा, इसमें सीड्स बनेंगे, उस सीड को हमें कलेक्ट करना है और हमें ग्रो करके देखना है कि हमारी जो जनरेशन आई है इस क्रॉसिंग की वजह से वो कैसी आई। अब जनरेशन कैसी आती है उसके रिजल्ट्स हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमें बेसिक्स पे फोकस करना है। सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड टू ब्रिंग F2 जनरेशन, और इसी तरह से F1 हाइब्रिड के जो भी सीड्स होंगे उसको हम ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद उन्हीं के बीच में हम क्या कर देंगे? क्रॉसिंग कर देंगे और हम रिजल्ट्स को स्टडी करते रहेंगे। तो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम गिवन है। दिस इज योर पी प्लांट का फ्लावर, ठीक है, वॉयलेट कलर का। वेट अ मिनट, ये आपके पी प्लांट का फ्लावर है वॉयलेट कलर का। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया? इसको पहले इमैस्कुलेशन किया, कटिंग ऑफ द पोलन ग्रेन, ताकि मुझे क्या मिल जाए? सिर्फ गाइनोशियम मिल जाए। ऐसे ही मुझे व्हाइट फ्लावर, जैसे यहाँ पर कलर वाला फॉर्मूला लिया हुआ है, फ्लावर कलर को लेकर इन्होंने क्या किया है? क्रॉसिंग किया है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या? व्हाइट फ्लावर की इन्होंने क्या चूज करी? पोलन ग्रेन, तो इसलिए इमैस्कुलेशन किसका किया? वॉयलेट फ्लावर का किया।
इमैस्कुलेशन करने के बाद इन्होंने डस्ट कर दी ये पॉलन ग्रेन, मतलब बैगिंग वगैरह टैगिंग सब करने के बाद लास्ट स्टेप क्या था, पॉलन ग्रेन को डस्ट करना। डस्ट करने के बाद इस प्लांट के ऊपर जो सीड्स लगेंगे उनको हमने दोबारा से गार्डन में क्या करके देखा, ग्रो करके देखा। जब गार्डन में ग्रो किया तो हमें दिखा सारी की सारी जनरेशन वॉयलेट आ गई, व्हाइट का तो नामो निशान ही मिट गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास फोकस करने के लिए अभी और भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अब 1865 में आपको पता है भाई मेंडल ने अपने वर्क को क्या कर दिया, पब्लिश्ड वर्क कर दिया था। और जर्नल का नाम, जर्नल का मतलब किस बुक के अंदर पब्लिश किया था और उस बुक के चैप्टर का क्या नेम था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन 1900 हमें पता है कि उसका वर्क जो था अनरिकॉग्नाइज्ड था, तो उसको रिपब्लिश किया गया था। कब, इन 1900। रिपब्लिश्ड वर्क कब हुआ था, इन 1900। नेक्स्ट उसके बाद रीजंस ऑफ मेंडल फेलियर। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया था मेंडल के साथ कि उसके इतने अच्छे आउटपुट को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। रीजन क्या था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। सबसे पहली बात, उस टाइम पर कम्युनिकेशन इजी नहीं था। लेस पब्लिसाइज्ड, पब्लिसाइज्ड का मतलब जैसे आज के टाइम पर हम इंटरनेट का, ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं टू, उस टाइम पर तो इतना स्प्रेडिंग नहीं था ना, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ द रीजन क्या था, पब्लिसाइज्ड थिंग्स वहां पर क्या थी, उस समय में कम थी। नेक्स्ट, जीन्स आर स्टेबल। मेंडल ने क्या बोला, जीन्स स्टेबल है, मिक्सिंग नहीं कर सकते। जैसे उनका रिजल्ट आया सारे के सारे वॉयलेट, उनको लगा वॉयलेट और व्हाइट कभी मिक्स करके एक नया कलर नहीं बना सकता, तो जीन्स जो भी वॉयलेट के थे, जो जीन्स व्हाइट के थे, वो कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला स्टेबल है जीन्स। और डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों मिक्स होकर कुछ एक ही प्लांट में मिक्स होकर क्या कुछ नया कलर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उन्होंने बोला कि जीन्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट एंड दे कंट्रोल ट्रेड्स, और वही हमारे क्या करते हैं, एक्सप्रेशन या फिर वही हमारी प्रोडक्शन करवाते हैं किसी करेक्टर की, जिसको हम क्या बोलते हैं। तो नीट में आपके पास ये स्टेटमेंट आपको दी और आपसे पूछा जाए कि जीन्स जो है क्या वो हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, पर वो जीन्स स्टेबल और डिस्क्रीट नहीं है। अब ये रीजन क्या था, अगर आपसे इस स्टेटमेंट 2 भी आपसे पूछी जाए कि जीन्स आर अनस्टेबल ड्यू टू विजिबल वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, साइंटिस्ट को क्या था, उन्होंने इसको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि उन्हें वेरिएशन दिख रही थी पॉपुलेशन के अंदर, तो वो कैसे मान ले कि हमारे जीन्स स्टेबल है। अगर स्टेबल होते तो हमारा जो फिनोटाइप था, अगर एक मदर की आईज ब्लैक है तो उसकी जितनी भी जनरेशन होती 100 साल के बाद भी उसके बेबीज की आईज ब्लैक रहती, पर ऐसा नहीं होता ना इन्वायरमेंट में। तो जीन स्टेबल तो नहीं है, तो यही साइंटिस्ट ने इस पॉइंट को रिजेक्ट किया कि हमें नेचर में हमें वेरिएशन दिखती है। ओके, एलीज ऑफ जीन डजंट ब्लैंड, एलीज जो है जीन के वो ब्लैंड भी नहीं करते, ये इसी का ही मॉडिफाइड टर्म है जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब इन दोनों का रीजन आपको क्या याद रखना है कि साइंटिस्ट ने क्यों रिजेक्ट किए दोनों पॉइंट्स, क्योंकि उनको दिख रहा था कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द नेचर। नेक्स्ट रीजन क्या था, मेंडल यूजिंग मैथमेटिक्स टू डिस्क्राइब बायोलॉजी एंड नॉट एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम, मैथमेटिक्स यूज कर रहा था बायोलॉजी बताने के लिए, तो उस टाइम के साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्टेबल नहीं माना। देयर इज अ नो फिजिकल प्रूफ ऑफ द फैक्टर्स, जो मेंडल करेक्टर्स बता रहे थे कि इस तरह के सब्सटेंसेस हमारे प्लांट्स में है या हमारे प्लांट्स के अंदर उन सब्सटेंसेस का नाम उन्होंने फैक्टर्स रखा, उसका कोई भी प्रूफ नहीं था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं था, तो इसलिए उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बट इन 1900 जब 3 साइंटिस्ट ने इस वर्क को रिपब्लिश करवाया तो ये वर्क ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इन्होंने वर्क को सक्सेसफुल कैसे बनाया और ये जो वर्क है मेंडल का वो सक्सेस कैसे हुआ। अब कैसे बनाया, क्योंकि इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को बहुत सिंप्लीफाइड में समझाया और ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्यों हुआ ये मेंडल की सक्सेस, क्योंकि मेंडल स्टडीज 1 और 2 कैरेक्टर एट अ टाइम। उन्होंने एक बार में 1 या फिर 2 ही कैरेक्टर को स्टडी किया, ऐसे झुंड नहीं बना दिया कि 4 जीन को देख रहा है, 5 जीन को देख रहा है, उन्होंने एक ही जीन को देखा और उसके अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट निकाले। नेक्स्ट उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में, क्या है, क्वालिटेटिव फीचर देखे, मतलब कि मान लो कलर क्या है, किसी की क्वालिटी है ना, और उसने क्वालिटी को किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया, क्वांटिटेटिव मैनर में एनालाइज किया कि 30% रिजल्ट आ रहा है, 40% आ रहा है, 60% आ रहा है, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कोई भी किसी भी चीज की क्वालिटी को परसेंटेज में बताना या नंबर्स की फॉर्म में बताना वो मेंडल ने किया, जिसकी वजह से हम डिफरेंसेस को या डिफरेंसेस बिटवीन द जीन्स, कितना परसेंट कोई जीन शो कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए। तो ये मेंडल की खासियत थी कि उन्होंने
क्वालिटेटिव फीचर्स को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करके दिया। नेक्स्ट, मेंडल स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट। देखो कोई भी काम करना बहुत आसान है, पर उस काम को रिकॉर्ड बनाकर करना वो बहुत मुश्किल है। और उस रिकॉर्ड बनाकर उसने एक अरेंजमेंट जो होती है ना, रिजल्ट की अरेंजमेंट, बहुत अच्छे से अरेंज करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड किया कि किस तरह से डिफरेंट परसेंटेज मैटर करती है। अगर आप इसको ऐसे क्रॉस कर दोगे इतने परसेंटेज का फर्क आएगा, इसको इतने जनरेशन पर क्रॉस करोगे इतने परसेंटेज का फर्क आएगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, जो सैंपल साइज था लार्ज था। अब मुझे बताओ, कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके लिए आपके पास सिर्फ जो क्वांटिटी है रिसर्च के लिए 2 ही है। मान लो आप एप्पल पे रिसर्च कर रहे हो तो आपके पास 2 ही एप्पल है रिसर्च करने के लिए, तो क्या आप इस रिसर्च को सक्सेसफुल बना पाओगे? नहीं, क्योंकि चांसेस है कि भाई ये एप्पल्स क्या हो जाए, खराब हो जाए, या यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा ना हो। वहीं पर आपको 1000 एप्पल मिल जाए और वो भी जस्ट इन 1 डे, और आपको ये एप्पल 7 साल तक इतनी अमाउंट में मिल रहे हैं, तो आपका एक्सपेरिमेंट जो होगा वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा और आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो बहुत प्रिसाइज होंगे, क्योंकि आपको खोने का डर नहीं है कि मेरे पास सैंपल साइज बहुत ज्यादा है, मैं अपने रिजल्ट्स को ओपनली कर सकता हूँ। तो यही मेंडल की सक्सेस का कारण था कि मेंडल ने जो पी प्लांट चूज किया, वो पी प्लांट क्या था, लार्ज सैंपल साइज एंड गिव एक्सेप्टेंस इन स्टडी ऑफ द रिजल्ट। ही कंफर्म्ड हिज रिजल्ट बाय डूइंग क्रॉस ब्रीडिंग टू मल्टीपल जनरेशन। मतलब उसने रिजल्ट को बार-बार कंफर्म किया कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सच है, क्या वो सही मेरी एग्जामिनेशन है, तो इसलिए उसने बार-बार उसको क्या किया, मल्टीपल जनरेशन तक रन किया। गुड सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। गार्डन पी को चूज करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो उसका क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, बहुत शॉर्ट है। कितने क्रोमोसोम थे? इट ओनली कंटेन द 7 क्रोमोसोम्स। शॉर्ट है बिल्कुल क्रोमोसोम नंबर भी, और मैंने आपको ये भी बोला है कि ये आपके क्रोमोसोम्स है जिसके ऊपर ये कैरेक्टर्स क्या है, प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम नंबर भी कम है और साथ साथ में जो नंबर ऑफ सीड्स मिलते हैं हमें पी प्लांट से वो भी ज्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट का यूज क्या किया, बहुत अच्छा यूज किया। अब बात है मेंडल ने सोचा कैसे कि मैं पी प्लांट को यूज करूं। पहली बात तो बेटा ये एनुअल प्लांट है, ये कोई सीजनल प्लांट नहीं है कि इसी सीजन में ही उगेगा, और इसकी लाइफ साइकिल क्या थी, 2-3 मंथ में ये हमें बहुत सारे सीड्स बनाकर दे सकता है। आप सोचो एक प्लांट पर कितनी सारी मटर लगती हैं और एक मटर में कितने सारे सीड होते हैं, तो हमारे पास सैंपल साइज की कमी नहीं थी। तो एनालाइज लार्ज ऑफस्प्रिंग इन अ शॉर्ट टाइम, और क्या फायदा था कि हम इस प्लांट के थ्रू बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को छोटे टाइम में एनालाइज कर सकते थे। इजी टू कल्टीवेट, इजीली से उगा सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन करना भी इजी है क्योंकि इसका बाइसेक्सुअल नेचर है, एंड इट हैजिंग द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अगर हमें जीन्स में डिफरेंस पता करना है और किस तरह से वो डिफरेंस ट्रैवल करता है जनरेशन में, तो वो भी डिफरेंस इस पी प्लांट में क्या था, प्रेजेंट था। अब बात आती है पीवाईक्यूज की, देखते हैं हम। पहला है मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865, बिल्कुल सही है, बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900, बिल्कुल, और 1900 में ही 3 साइंटिस्ट ने इसको रिपब्लिश करवाया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर इट। अब इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा रीजन इसकी अनरिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था? जैसे कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, रिस्पॉन्सिबल रीजन। हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्परेरीज एंड एक्सप्लेनेशन फॉर अपरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन, ये भी वैलिड रीजन है जिसकी वजह से इसका अनरिकॉग्नाइज रहा। यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना, ये भी रीजनेबल है। यूज ऑफ इमैस्कुलेशन टेक्निक, ये सब इसका कोई रीजन नहीं था कि इसका वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा, तो हमारा जो है 4th is a correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A true breeding line is that, मैंने बोला ट्रू ब्रीडिंग लाइन को हम 3 लाइन से जानते हैं। एक तो हम इसको प्योर लाइन प्लांट भी बोलते हैं। सेकंड, जो भी ट्रू ब्रीडिंग लाइन है उससे हम क्या बना रहे हैं, होमोजाइगस कंडीशन बना रहे हैं। थर्ड, आपको क्या याद रखना है, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन मल्टीपल सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू क्या होती है, डेवलप होती है। अब देखो, हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस क्रॉस पॉलिनेशन। अरे क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपने 2 डिफरेंट प्लांट्स को यूज किया, पर हम तो एक ही प्लांट के सीड्स को यूज कर रहे थे, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते जा रहे थे, हमने कोई दूसरा प्लांट तो यूज नहीं किया। हैविंग अंडरगोस कंटिन्यूअस वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अरे ये भी नहीं, सॉरी, वन ऑफ द पॉइंट। हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, बिल्कुल सेकंड इज द करेक्ट आंसर, हम आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटीज वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल। कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सिलेक्ट की थी? आई थिंक 14 वैरायटी सिलेक्ट की थी, सो दैट आंसर इज 14। कोई भी 7 नहीं लिख के आएगा। रीजन क्या है, अगर यहाँ पर आता ट्रू ब्रीडिंग करेक्टर्स आता तो आप 7 लिखते कि हाँ 7 करेक्टर्स से, पर वैरायटीज करेक्टर्स के अंदर में जितनी भी वैरायटीज थी वो तो टोटल हमारी 14 थी ना, तो दैट आंसर इज 14। नेक्स्ट आता है अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, देखो ये हमारा पीवाईक्यू भी है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या था ट्रू ब्रीडिंग प्लांट? नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड।
मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लग गया है यहाँ पर आगे भी पढ़ते हैं। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव एंड इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं रिसेसिव होगा तो वो शो नहीं होगा, ये हम फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ लेंगे। कोई भी रिसेसिव है वो अपने आप को प्योरली शो नहीं कर पाता है। सो नेक्स्ट है वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन। अगर वो सेल्फ ब्रीड कर जाएगा तो वहां पर इन्वायरमेंट से क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूस क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट, ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है हमारी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का। तो हमें नियर होमोजाइगस होना चाहिए और उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने ही ऑफस्प्रिंग को क्या करने की, प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, रीडिस्कवर किसने किया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को, दैट इज मैंने बोला था लास्ट वाले वर्ड्स याद कर लो, कोरेंस, नेक्स्ट उसके बाद डिवेरीज एंड टेशमार्क। हु इज देयर, डिवेरीज, टेशमार्क, कोरेंस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया है जो भी हमने आज स्लाइड्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरह से गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स आपके नीट में आए हैं, बोर्ड्स में आए हैं एंड जितने भी कंसेप्ट्स आपके एनसीईआरटी में कहीं कहीं छुपा छुपा के गिवन है उन सबको हम स्टडी करेंगे। जिसको भी डाउट है इस लेक्चर में यू शुड कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। टिल ऑल्सो इंस्टाग्राम पर आपके डेली क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं, यू शुड सॉल्व एंड प्रैक्टिस देयर, बिकॉज आपको पता है कि सीबीटी मोड आने वाला है तो आपको एक तरह से ऑनलाइन क्वेश्चंस पढ़ने का एक माइंड सेट होने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, बाय बाय।